हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। गैस के अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पना लिखिए। अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कीजिए कि आदर्श गैस के अणुओं की माध्य गति ऊर्जा गैस के परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मुख्य अवधारणा। अब मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी गैस में या किसी भी गैस का दाब क्या होता है और उसकी गति ऊर्जा क्या होती है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस में जो दाब होता है, अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गैस में दाब या गैस का दाब जिसे हम P से लिखते हैं, तो P बराबर क्या होता है? P बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 और मान लेते एक अणु का द्रव्यमान m है, अणुओं की संख्या n है और यहाँ पे हो जाएगा VRMS मतलब वर्ग माध्यमूल चाल का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? भी यहाँ पे क्या होता है? आयतन होता है। P यहाँ पे गैस का दाब, भी गैस का आयतन, m होता है एक अणु का द्रव्यमान। ये लिख लेते हैं, ये कहलाता है एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा? अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? ये अणुओं की संख्या कहलाएगी। VRMS क्या होता है? चाल, और भी होता है गैस का आयतन। अब यहाँ पे हम देखेंगे गैस के अणुओं की गति ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? और यहाँ इसे हम लिख सकते हैं माध्य गति ऊर्जा। क्या लिख सकते हैं? माध्य गतिज ऊर्जा, जिसे हम लिखते हैं EAV से, मतलब एवरेज गति ऊर्जा क्या हो जाएगा? यह होता है औसत गति ऊर्जा या माध्य गति ऊर्जा का जो सूत्र है यह होता है 1/2। मान लेते अगर एक अणु के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? m और ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखिए, यदि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस के लिए क्या हो जाएगा? अब 1 मोल देखिए, अगर यहाँ पे अगर हम देखते हैं मोल क्या होता है? मोल होता है द्रव्यमान बटा अणुभार, और ये द्रव्यमान किस में होगा? ग्राम में होगा। ये कहलाता है मोल। अगर हम 1 मोल लें तो 1 मोल में हम क्या लिख सकते हैं कि यदि हम 1 मोल लेते हैं गैस, तो 1 मोल गैस में हम देखते हैं द्रव्यमान अणुभार के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो अणुभार के बराबर होगा। तो 1 मोल गैस में हम लिख सकते हैं 1/2 m VRMS का स्क्वायर। ये होता है माध्य गति ऊर्जा। अब उत्तर को समझ लेते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पना। अणुगतिक सिद्धांत की परिकल्पनाएं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं पहली परिकल्पना कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो इसे लिखेंगे कि प्रत्येक गैस छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर
बने होते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें अणु कहते हैं। दूसरा यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये अणु है ये दृढ़ होते हैं, एक जैसे होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गैस के अणु, गैस के सभी अणु कैसे होते हैं, दृढ़ होते हैं, सभी अणु दृढ़ होते हैं, एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, तथा अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में हम क्या मानते हैं, नगण्य मानते हैं। तो जो अणुओं का आयतन होता है उस पूरे गैस के आयतन की तुलना में हम बहुत छोटा है, नगण्य मानते हैं। ठीक है, हम उनके आयतन की गणना नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि तथा अणुओं का जो आयतन है, तथा अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य मानते हैं। अणुओं का आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य मानते हैं, नगण्य मानते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद जो अगली परिकल्पना में हम सीखते हैं कि जो अणु होते हैं सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। ये अणु सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में गति करते हैं। तो सभी संभव वेग से सभी संभव दिशाओं में अनियमित गति करते हैं। अगली अवधारणा देखें हम या परिकल्पना देखें तो हम देखते हैं कि अणुओं के मध्य जो टक्कर होती है, अब ये गति करते हैं अणु तो इनमें टक्कर भी होती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये टक्कर कैसी होती है, प्रत्यास्थ होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इनमें गति ऊर्जा की हानि नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर, अणुओं के मध्य होने वाली टक्कर प्रत्यास्थ होती है, प्रत्यास्थ होता है या हम प्रत्यास्थ मानते हैं। अतः इनमें गति ऊर्जा की हानि नहीं होती, अतः इनमें गतिज ऊर्जा की हानि नहीं होती है, हम ये मानते हैं। और पांचवा नंबर हम देखेंगे और हम अगली परिकल्पना देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि गैस के अणुओं का जो वितरण होता है वो सभी जगह हम एक समान मानते हैं। मतलब अगर किसी मान लेते हैं यहाँ पे गैस के अणु, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये गैस के अणु सभी इस पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होंगे। ऐसा नहीं कि ये अणु एक जगह पे ज्यादा एक जगह पे कम हो, ऐसा हम नहीं मानते हैं। तो हमारी अब अगली परिकल्पना है कि गैस के अणुओं का वितरण, गैस के अणुओं का वितरण सभी जगह समान रहता है। हम क्या मानते हैं, गैस के अणुओं का वितरण सभी जगह समान रहता है। हम देखेंगे अगली परिकल्पना कि गैस के अणुओं के मध्य जो बल होता है वो क्या मानते हैं।
अंतराण्विक बल हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, इनका मान हम नगण्य मानते हैं। तो ये अभी हम परिकल्पना लिखते हैं कि गैस के अणुओं के मध्य अंतराणुक बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं? नगण्य मानते हैं। अब हम इसके दूसरे भाग में देखते हैं कि हमें क्या बताना है कि माध्य गति ऊर्जा गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यह हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे, जैसा कि मुख्य अवधारणा में देखा, कि अगर हम मान लें कि एक मोल गैस है, माना एक मोल गैस है जिसकी माध्य गति ऊर्जा कितनी होगी? इसकी माध्य गतिज ऊर्जा EAB से लिखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि माध्य गति ऊर्जा का सूत्र क्या है। देखिए, माध्य गति ऊर्जा का सूत्र हमने देखा 1/2m। हम यहाँ पे अगर एक मोल देखते हैं तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? एक मोल गैस का द्रव्यमान होता है अणुभार के बराबर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यह हो जाएगा 1/2m VRMS वर्ग माध्यमूल चाल का स्क्वायर। और इसी तरह से हम देखते हैं कि यह एक मोल के लिए हमने देखा, तो एक मोल गैस का दाब कितना हो जाएगा, जिसे हम P से लिखते हैं। तो यह भी लिखेंगे एक मोल गैस का दाब क्या होगा, तो इसका मान हो जाएगा 1/3। और यहाँ पे देखिए, हम देखे हैं हमने MN। देखिए यहाँ पे MN, M मतलब एक अणु, N मतलब अणुओं की संख्या। एक मोल के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे एवोगैड्रो संख्या N, और ये मान हो जाएगा किसके बराबर? कुल द्रव्यमान। और ये कुल द्रव्यमान जो होगा एक मोल गैस के लिए किसके बराबर होगा? अणुभार के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये मान क्या हो जाएगा? ये मान हो जाएगा एक मोल गैस के लिए 1/3 m/v, और ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेते हैं। m क्या है? यहाँ पे अणुभार है, अणुभार, ये कहलाएगा हमारा अणुभार। और एक मोल गैस के लिए हम जानते हैं कि गैस का द्रव्यमान, एक मोल गैस में गैस का द्रव्यमान या कुल द्रव्यमान किसके बराबर होगा? अणुभार के बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए, तो यहां से हम लिख सकते हैं PV बराबर 1/3। 3 को भी इधर हम लिख लेते हैं, या अभी हम ऐसे ही रहने दें। तो यह हो जाएगा 1/3 m VRMS का स्क्वायर। और आदर्श गैस समीकरण हम जानते हैं क्या होता है। आदर्श गैस समीकरण, ध्यान से देखिए यहाँ पे, आदर्श गैस समीकरण क्या होता है? आदर्श गैस समीकरण होता है PV = nRT। और यहाँ पे हमें पता है कितना मोल हमने गैस लिया है, एक मोल गैस लिया है। तो एक मोल गैस के लिए हम लिख सकते हैं PV = RT। हम ऐसा लिख सकते हैं PV = RT। इसे हम मान लेते हैं समीकरण A, और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण A का मान समीकरण 2 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? समीकरण A का मान समीकरण A का मान समीकरण 2 में रखने पर हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं PV के स्थान पे लिखेंगे RT बराबर क्या हो जाएगा? RT बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 1/3 m VRMS का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 1/3 m
VRMS का स्क्वायर। हम एक काम करते हैं, 3 को भी इधर लिख लेते हैं। अब इसे मान लेते हैं समीकरण बी। अब समीकरण बी का मान समीकरण 1 में रखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे समीकरण बी का मान समीकरण बी का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा समीकरण 1। देखिए पहले समीकरण 1 हमने क्या माना है? ये माना हमारा समीकरण 1 है 1/2 EVRMS। ध्यान से देखिए MVRMS में MVRMS हमने देखा भी क्या है 3RT। तो इसके स्थान पे हम रखते हैं 3RT। तो यह हो जाएगा हमारा E एवरेज या माध्य गति ऊर्जा बराबर हो जाएगा 3/2। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? RT हो जाएगा। तो यह तो 1 मोल के लिए है, ये हमारा 1 मोल के लिए है। और दूसरा हम एक अणु के लिए भी देख सकते हैं। तो अगर हम एक अणु के लिए निकालना चाहेंगे औसत गति ऊर्जा, हम यहाँ पे एक अणु के लिए अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा? एक अणु के लिए यह हो जाएगा 3/2 RT बटा एक अणु के लिए हम क्या करेंगे? एवोगैड्रो संख्या से यहाँ पे भाग करते हैं। तो ये एक अणु के लिए हो जाएगा। और हम जानते हैं कि R/Na, Na यहाँ पे एवोगैड्रो संख्या है, तो R/Na, R यहाँ पे गैस नियतांक है और इनका जो अनुपात बोल्ट्जमान नियतांक कहलाता है। तो यहाँ पे K क्या कहलाता है? बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक कहलाएगा। और Na क्या कहलाएगा? यहाँ पर एवोगैड्रो संख्या। Na क्या कहलाती है? यहाँ पे एवोगैड्रो संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक अणु के लिए औसत गति ऊर्जा हमें क्या मिली? 3/2 kT। अब K भी एक नियतांक है, 3/2 भी नियतांक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि औसत गति ऊर्जा T के अनुक्रमानुपाती है और यह हमें यही सिद्ध करना था, यह हमने सिद्ध कर लिया। तो दिए गए अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।